Okay. So now, in the previous class, we have studied about this section of bay width. So what do you mean by bay width? What is the meaning of braced frame in the diagram approach? What do you mean by unbraced frame? So we have uh, understood about these things. So just a minute. Okay. So now let us come to the topic about structural framing. Okay, so structural framing is a very integral and important part of studying the industrial building. Why? Because just constructing these these frames, it is not enough to secure the stability of the structure. Just a minute. मतलब कि सिर्फ ये फ्रेम बनाना ही हमारे स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इस बिल्डिंग के ऊपर आएगा, जिससे हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे. मतलब in a structural analysis class, we often study with only the skeletal part of the structure. मतलब कि हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये स्ट्रक्चर है, ये जस्ट अ मिनट. Sorry for the interruption. So in the structural analysis study, we have only studied about that how is this structure responding toward a certain types of forces. मतलब कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर का बिहेवियर स्टडी किए हैं विथ दिस स्केलेटल स्ट्रक्चर. ये है हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर. मतलब कि हमारा जो शरीर का भी स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेमवर्क है, वो तो एक्चुअली हमारा स्केलेटन ही है. हमारा जो बोन है वो ही स्केलेटल के ऊपर ही ये मांस, चमड़ा, उसके बाद ऑर्गन, ये सब स्ट्रक्चर्ड होके फिर हमारा टोटल बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना है. तो ये स्ट्रक्चर अगर कोई भी जैसे कि कोई भगवान का मूर्ति बनाने के पहले पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है बाय यूजिंग द मटेरियल्स लाइक वुड एंड द, जैसे कि लकड़ी और वो जो उसको क्या कहते हैं पता नहीं हिंदी में. तो मिट्टी से वो एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट को पहले एक वो एम्बॉडी किया जाता है, उसके ऊपर फिर आता है मिट्टी, उसके ऊपर कलर किया जाता है, उसको मतलब उसे कपड़ा उसको पहना जाता है, तो वो सब बाद में आती है. तो हम जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये स्ट्रक्चरल स्केलेटन पार्ट को लेके एनालिसिस किए थे, पर ये स्केलेटल पार्ट से ही तो हमारा स्ट्रक्चर फुल अकम्प्लिश नहीं होता है, इसके ऊपर भी और भी बहुत सारी मेंबर आती है. तो वो ही सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे. तो स्ट्रक्चरल जो फ्रेमिंग है, वो फ्रेमिंग भी बहुत दो टाइप के हैं. ये एक है ब्रेस्ड फ्रेम, दूसरा है अनब्रेस्ड फ्रेम. तो ये ब्रेस्ड फ्रेम को पहले पढ़ते हैं. इन ब्रेस्ड बिल्डिंग द ट्रसेस रेस्ट ऑन कॉलम्स विथ हिंज टाइप ऑफ कनेक्शन. मतलब कि ये जो ट्रस, ये एक ट्रस है. ओके, तो ये ट्रस जो कॉलम के ऊपर रेस्ट करता है, तो उस कॉलम के साथ जो इस ट्रस का कनेक्शन है वो बेसिकली हिंज टाइप कनेक्शन होती है. हिंज टाइप ऑफ कनेक्शन होती है. एंड द स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रेसिंग. मतलब के इसको अगर
ये ऐसे अगर मैं डायग्राम को एक्सटेंड करूं 3 डायमेंशनली, ठीक है, तो यहाँ पे से और एक कॉलम है, तो इसको ऐसे 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 या फिर इसको ऐसे ऐसे ब्रेसिंग करके स्टेबिलिटी, इसको इसका स्टेबिलिटी बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो द स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय ब्रेसिंग इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। अब देखो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और दूसरा और एक प्लेन भी बन सकता है, जैसे कि ये तीनों प्लेन है, इस तीनों प्लेन में ही बन सकता है। एक तो है इस प्लेन में अगर बने, एक है इस प्लेन में अगर बने, ठीक है, और ये है ये हमारा दूसरा प्लेन, ठीक है। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में ही ये ब्रेसिंग सिस्टम बन सकता है, हम लोग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा मतलब मेसी ड्राइंग बना है, आई होप you understood what I am trying to say. So the three mutually perpendicular planes, these bracings are identified as follows. मतलब कि ये ब्रेसिंग जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में अप्रोच देखते हैं, वैसे देखोगे कि डेंटिस्ट वो दांतों का भी एक ब्रेसिंग लगता है। वो ब्रेसिंग का जो पर्पस है वो होता ही है टू क्रिएट अ सपोर्ट और टू इनहैंस द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, ब्रेसिंग्स इन द वर्टिकल प्लेन इन द एंड बेस इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लेट मी शो यू द पिक्चर, जस्ट अ मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay, and another one is bracings in the horizontal plane. One is in the vertical plane in the end base in the longitudinal direction, and another one is horizontal plane at the bottom chord level of the roof truss. So I will show you the picture, then it will be quite easier to understand. The next is bracing in the plane of upper chord of roof truss, then bracing in the vertical plane in the end cross section, usually at the gable end. The function of a bracing is to transfer horizontal loads from the frames, such as due to wind or earthquake or horizontal surge due to acceleration and braking of traveling cranes to the foundation. The longitudinal bracing on each longitudinal end provides stability in the longitudinal direction. So there are some terminologies like gable end. I will show you in the picture. Just let me read it out first, then I will describe it with the proper diagram. So the gable bracings provide the stability in lateral direction, the tie bracing at the bottom chord level to transfer the lateral load due to wind or earthquake of truss to the end gable bracing. Similarly, stability in horizontal plane is provided by a rafter bracing in the end base, which provides stability to the truss in their planes, or a bracing system at the level of the bottom chord of the truss. Now, these were some specification of bracing. Now, it's starting with the purlin. So, purlins act as lateral bracing. तो पर्लिन का जो फंक्शन है ये लैटरल ब्रेसिंग जैसा ही काम करता है टू द कॉम्प्रेशन कॉर्ड ऑफ द रूफ ट्रस, विच इंक्रीज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्प्रेशन कॉर्ड्स। अब कॉम्प्रेशन कॉर्ड क्या है, ये एक्चुअली हम तो अभी तक जो जो सुने हैं टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड, ये कॉम्प्रेशन और टेंशन क्या होती है। देखो ये जो रूफ ट्रस है, इसको अगर ये ट्रस है ना, तो हम लोग ये पढ़े थे ये टॉप कॉर्ड है, ये बॉटम कॉर्ड है। अब देखो इसको, इस रूफ ट्रस को अगर हम लोग ऐसे ही प्लेस करें, तो जब इसमें फोर्स आता है, इसमें फोर्स आता है, तो कॉम्प्रेशन क्या, इस वाले कॉर्ड में कॉम्प्रेशन आएगा, तो इस कॉर्ड के ऊपर ही पर्लिन को ऐसे बिठाया जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है कॉम्प्रेशन कॉर्ड। इट कम्स ऑन टू द कॉम्प्रेशन कॉर्ड. So the cord member, when they are subjected to compression due to reversal loading and X bracing, so bracing which are
So these are type of a bracing which are placed as a English alphabet like X. So X bracing are commonly used bracing type. K type bracing system are also used. If the building is lengthy, bracing in the end alone may not be sufficient. In this case, every fourth to fifth bay is braced, and roof upper chord bracing are also provided in this base. So let us come to the picture here. So now I will solely describe this picture with all these notations. See, first of all, let me show you this picture. This is a typical diagram of a structural framing of an industrial building, a roof truss building, industrial building. Okay. So this is the roof truss. This is the truss as it has been mentioned. And these are the purlins. See, these are the purlins. So purlins are situated over the roof truss perpendicularly. Mean if the roof truss is this way, the purlins are in this way. So these are aligned in a perpendicular way. Okay. This is called the ridge truss, mean the top notch of the truss, and this member is called the ridge strut. The roof bracing, see, this X type of bracing placed over the roof, that is why this is called roof bracing. This is called the eave strut. So this member is called eave strut. So this part is called the eave. So you will be mentioned in the future as a eave height or eave distance. So eave distance mean the distance which is consist from the bottom of the structure to that height of the structure. That is why this part of the structure is called eave, and the strut which has been placed at this location is called eave strut. Okay. So now this is the wall bracing. See, the wall will be provided in this way, and the bracing which is giving that support is called wall bracing. This is called wall grits. See, this horizontal members are called wall grits. So these grits are placed in the place of the wall of the structure. This part is called the braced bay. So as I have mentioned that if this were supposed to be a structure, then these horizontal spacings were called bays of bay. So these were the bay width. These were the bay width. Okay. So that is why you can also say the bracing which is provided in this horizontal way are also called the braced bay. This part is called bent. And now let us come to this short letters. Okay. So now what does this signifies? Well, see, A to G, location of truss. So if you look from the top of this स्ट्रक्चर, अगर तुम ऊपर से देखोगे स्ट्रक्चर को तो तुमको ये पिक्चर दिखेगा, ये पिक्चर दिखेगा ऊपर से. और ये पिक्चर जो दिखाया गया है ये एक्चुअली ये बॉटम कॉर्ड मतलब के एसोसिएटेड विद दिस बॉटम कॉर्ड. इसको अगर मैं ऐसे कवर कर दूं तो ये जो ऊपर से तुमको दिखेगा ये दिखेगा ऐसे. तो इसको देखो, सेगमेंट एक जो है ये रो वाइज सेपरेट किया गया है, एक है एक कॉलम वाइज सेपरेट किया गया है. अब तुम इसको भी कॉलम ले सकते हो, इसको भी रो ले सकते हो. वट एवर फॉर माई ईज आई हैव प्लेस्ड दिस टर्मिनोलॉजी इन दिस ऑर्डर. ओके. तो ये देखो यहाँ पे पहला है बीबी. सो व्हाट डज दैट बीबी मीन? हियर this is the BB. Well, BB is called as truss bottom chord in
ब्रेस्ट बे, मतलब के ये ट्रस, ये लेट मी क्लियर दिस, ये तो ट्रस दिख रहा है ना, तो ये ट्रस एक्चुअली ये स्पेसिंग में सिचुएटेड है, ओके ये हर स्पेसिंग में ऐसे सिचुएटेड है, ये वाला ट्रस जो है, तो इसका जो ट्रस बॉटम कॉर्ड, ट्रस का बॉटम कॉर्ड क्या है, ये है, तो ट्रस बॉटम कॉर्ड इन अ ब्रेस्ट बे, मतलब कि ये ब्रेस्ट बे में जो ये हर एक बॉटम कॉर्ड है इसको डिफाइन किया गया है एज बीबी फ्रॉम द टॉप प्लेस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉलम, जैसे कि ये एक कॉलम यहाँ पे दिया गया है तो इसको सिग्निफाई किया गया है एज सी, तो इसको तो टॉप से नहीं दिखेगा तो इसको इस पिक्चर से ही दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेज सी बी एंड सी जी, सो सी व्हाट डज सी बी मीन, दिस इज कॉलम इन ब्रेस्ट बे, मतलब कि ये वाला जो कॉलम, ये देखो यहाँ पे ब्रेसिंग दिया गया है, और ये वाला जो कॉलम है इसको हम बोलेंगे कॉलम इन ब्रेस्ट बे, और सीजी, सीजी देखो ये वाला है सीजी, ये भी एक ब्रेस्ट बे है, तो ये वाला जो कॉलम होगा ये होगा कॉलम इन द गेबल एंड। अब ये गेबल एंड मतलब के ये जो एंड पार्ट होता है, ये तो एंड पार्ट है ना स्ट्रक्चर का, और ये पीछे का भी ये एंड पार्ट है ना, तो इस एंड में जो ब्रेस्ट बे है उसके साथ कनेक्टेड जो कॉलम है उसको कॉलम इन गेबल एंड बोला जाएगा, ओके। और इस साइड से अगर देखेंगे तो ये होगा कॉलम इन ब्रेस्ट बे, और ये जो दोनों साइड का ही देखो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसको हम बोलेंगे सीसी, मतलब कॉर्नर कॉलम, ओके। नेक्स्ट सेज DL and DT. So which one is DL and DT? See, this is DL. What does DL stands for? So diagonal in bottom chord level in longitudinal and transverse direction. मतलब के ये देखो ये वाला जो diagonal member है ये longitudinally है, और ये वाला जो diagonal member है ये ट्रांसवर्स वे में है, इसीलिए इसको बताया गया है डायगोनल इन बॉटम कॉर्ड, और ये जो ब्रेसिंग है ये बॉटम कॉर्ड के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो डायगोनल इन बॉटम कॉर्ड लेवल इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। नेक्स्ट वन सेज डीजी, सो ये डीजी क्या है, व्हाट डज दैट डीजी स्टैंड्स फॉर, this DG, see this is the DG signifies, so this says that diagonal bracing in gable end, so this is the diagonal bracing at the gable end, this is called DG. Next is ES, that is called eave strut, so eave strut ये अगर टॉप से देखे ये होगा, ये है हमारा ईव स्ट्रट, तो इस मेंबर को हम ईव स्ट्रट बोलते हैं, मतलब कि एकदम ईव एंड में जो है ये वाला, ये जो मेंबर्स है। एंड टीबी इज द ट्रस टॉप कॉर्ड इन ब्रेस्ट बे, मतलब यहाँ पे टीबी कहाँ पे दिया गया है, ये देखो टीबी, ये है ट्रस टॉप कॉर्ड, ये ट्रस का टॉप कॉर्ड कौन सा है, ये वाला, तो इस टॉप कॉर्ड के ऊपर जो ब्रेसिंग है तो ये दिस स्टैंड्स फॉर ट्रस टॉप कॉर्ड इन ब्रेस्ट बे। नाउ this only this T stands for tie in the bottom cord level, see this is the T, so this is the tie on the bottom cord level। अब bottom cord क्या है, ये तो ये वाला ट्रस का बॉटम कॉर्ड यहाँ पे रहेगा, ये वाला ट्रस का बॉटम कॉर्ड यहाँ पे रहेगा, इसका यहाँ पे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे टाई इन द बॉटम कॉर्ड लेवल ऐसे सिचुएटेड है, जो कि ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, तो इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड टी बी सेज फॉर द ट्रस टॉप कॉर्ड इन ब्रेस्ट बे मीन this is TB, so that TB is
Actually, this is the similar. This is the truss top chord in braceway given here. This is a similar way. This is given here. I have mentioned this. Okay. So these are some specification and annotation of the roof truss of an industrial building. तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है. अगर तुम यहां पे खड़े रहोगे तो तुमको ये वाला पिक्चर दिखेगा. अगर तुम ऊपर हेलीकॉप्टर से यहां से देखोगे तो तुमको ये वाला पिक्चर दिखेगा. तो ये दोनों वाले पिक्चर से ही ये सब एनोटेशन को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से. नाउ let us read something about these. So these are some very good ideas and diagrammatical approach of a bracing system of a industrial building. Okay, तो अब थोड़ा unbraced frame के बारे में पढ़ते हैं. So the unbraced frames in the form of portal frames is the most common form of construction for industrial building. तो ज्यादातर पोर्टल फ्रेम में अनब्रेस्ड फ्रेम मतलब ब्रेसिंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर मोस्टली देखा जाता है. बिल्डिंग्स डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिंप्लिसिटी, क्लीनलीनेस एंड इकोनॉमी. मतलब कि अनब्रेस्ड मतलब ज्यादातर दिखने का वजह यही है क्योंकि ये सिंपल भी होता है, ज्यादा पूरा क्लीन अप्रोच रहता है और इकोनॉमिकल भी होता है, ज्यादा पैसा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है. The frames can provide large column free areas. देखो यहाँ पे जो बॉटम कॉर्ड में अगर ब्रेसिंग प्रोवाइड एक मिनट बॉटम कॉर्ड में अगर ब्रेसिंग प्रोवाइड किया जाता तो क्या होता, यहाँ पे इस हाइट तक ही हमारा लिमिटेशन रह जाता. पर अगर ब्रेसिंग ये बॉटम कॉर्ड में नहीं प्रोवाइड किया जाता तो हम इसका यूज अब मैक्सिमम इस तक भी कर सकते हैं, है ना. तो इसीलिए अनब्रेस्ड फ्रेम में हमारा क्या होता है, लार्ज कॉलम फ्री एरियाज ऑफरिंग मैक्सिमम एडेप्टेबिलिटी ऑफ द स्पेस इनसाइड द बिल्डिंग. तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी है यूजिंग दिस अनब्रेस्ड फ्रेम. Such large span building requires less foundation and eliminate internal columns, valley, gutters and internal drainage. Portal frame building offer many advantages such as more effective use of steel than in simple beams, easy extension at any time in the future and ability to support heavy concentrated load. Basically, a portal frame is rigid jointed plain frame made from hot rolled or cold rolled. अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ सकती है कि तो फिर मैम ब्रेसिंग सिस्टम या फिर ब्रेसिंग फ्रेम हम तो फिर क्यों दे अगर अनब्रेसिंग में ही इतना फायदा है तो इसका आंसर ये होगा कि ब्रेसिंग फ्रेम हम उसी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमारा लैटरल लोड या फिर लैटरल रिजिडिटी ज्यादा जरूरत है. जैसे कि हम अगर कहीं पे एक लोकेशन है, उस वहां पे हमको एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाना है और उस लोकेशन में देखा जाता है कि साल में बहुत बार विंडी स्टॉर्म आती है, बहुत तूफान भरा जगह है वहां पे. तो उस जगह पे हमको ब्रेसिंग सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर द सेफ्टी पर्पस एंड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. और अगर देखा जाए जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे दिया गया था जैसे कि हाँ, ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक और हॉरिजॉन्टल सर्ज ड्यू टू एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ ट्रैवल क्रेन्स. मतलब कि अगर कुछ हेवी मटेरियल्स का क्रेन मतलब उस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर का जो क्रेन का मूवमेंट होगा उसके वजह से एक एक्सीलरेशन फोर्स क्रिएट होगा, उसके वजह से अगर स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाए तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो उसके वजह से ब्रेसिंग सिस्टम को लगाना पड़ता है, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए. ठीक है, तो इसके सिवा तो फिर स्ट्रक्चर में ब्रेसिंग सिस्टम का इतना वास्टली अप्रोच होने की जरूरत नहीं रहता है. और मोस्टली अगर देखा जाए तो ब्रेसिंग सिस्टम ये दोनों एंड में ही ज्यादातर दिया जाता है, बीच में
मतलब अगर बहुत कॉम्प्लिकेटिव लोड कॉम्बिनेशंस आ रहा है तभी बीच में प्रोवाइड किया जाता है, अदरवाइज ये बोथ एंड में दिया, अगर दिया जाता है तो फिर एनफ होता है। ओके, so these are some unbraced frame approach. So now let us come about the Parlin, Greet and Eve strut जो मैं अभी बताई। ये पिक्चर को एनालाइज करते हैं। तो अगर इस डायग्राम को देखो, ये और भी मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ये वन बाय वन अगर ओपन करो तो देखो, पहले ये शीटिंग प्रोवाइड किया गया है, ये एक शीट है। तो इस शीट को अगर खोल दो तो उसके अंदर का जो सिस्टम है वो ये है, वो जो अंदर का ये जो बीम्स है। तो एक बार देखते हैं। तो ये है रूफ पर्लिन, ये है रूफ पर्लिन जो कि तुमको दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेट है। ये है रिज, मतलब के टॉप ऑफ द ट्रस, टॉप कॉर्ड का जो एकदम टॉप पार्ट रहता है, ये पोर्शन रहता, इसको बोलते हैं रिज। ये है रूफिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम कौन से मटेरियल से हम रूफिंग सिस्टम को बनाइए हमारे ऊपर है। हम एस्बेस्टस शीट भी यूज कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन भी यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द ईव हाइट एज आई सेड अर्लियर, फ्रॉम द पॉइंट or the junction at the end of the truss, from that location to the bottom part of the structure is called the eave height. Okay, this is the wall system. This wall system, as we can see, the sheeting material has been used for the wall system, and this is the wall grit. तो अगर रूफ ट्रस के ऊपर दिया जाता है तो ये है रूफ पर्लिन, ये इस मेंबर्स को, और अगर इस मेंबर को वॉल के इस साइड में दिया जाता है तो इसको बोलते हैं वॉल ग्रिट। ओके, दिस इज रॉड ब्रेसिंग। सी, ये पतला सा एक रॉड दिख रहा है, ये है रॉड ब्रेसिंग। ये है बेस स्पेसिंग, ये है कॉलम, और ये कॉलम के यहाँ पे जो अटैच्ड पार्ट है इसको बोलते हैं हॉन्च। ये है हमारा क्लियर स्पैन, मतलब कि ये क्लियर स्पैन ऑफ द फ्रेम और दिस स्ट्रक्चर। इसी स्पैन के अंदर में ही हम सारे चीज या फिर जो कि हमारे बिलोंगिंग्स है, या फिर बिलोंगिंग्स मतलब क्या, जो मटेरियल होगा या फिर इंडस्ट्रियल मशीन्स होगा, इसके अंदर इस क्लियर स्पैन में ही अंदर से ही इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड क्लियर हाइट। अच्छा, ईव हाइट तो है ये वाला पार्ट जो कि एकदम इस पॉइंट से लेके बॉटम तक है, और क्लियर हाइट है, देखो यहाँ पे एक सिस्टम है, लेट मी जूम इट आउट। क्लियर हाइट मतलब कि देखो जितना हाइट हम एक्चुअल में यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक सिस्टम दिख रहा है, यहाँ पे एक मेंबर दिख रहा है, तो ये वाला मेंबर तो ये पोर्शन तो ऑक्युपाई कर रहा है ना। तो अगर कोई भी लंबा चीज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना चाहेंगे तो ये वाला पार्ट तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो इसको छोड़ के जो हाइट बचा रहता है वो होगा हमारा क्लियर हाइट, मतलब के इन द क्लियर वे हम इस हाइट को ही इस साइड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है रैफ्टर, ये जो दिखाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, दिस इज द साइड वॉल, दिस पार्ट इज द साइड वॉल, दिस पार्ट इज द साइड वॉल, दिस इज द गेबल वॉल, दिस इज द एंड पोस्ट स्पेसिंग। ये गेबल वॉल को छोड़ के ये बीच का जो स्पेसिंग है इसको बोलते हैं एंड पोस्ट स्पेसिंग। ओके, अच्छा, यहाँ पे देखो एंकर बोल्ट्स, यहाँ पे एक एंकर बोल्ट्स लगाया गया है, यहाँ पे भी एक एंकर बोल्ट्स लगा, ये दिख नहीं सकते यहाँ पे, इतना मैग्निफाइड वे में डायग्राम में नहीं दिया गया है, पर यहाँ पे एंकर बोल्ट्स लगाया जाता है। ये है गेबल एंड ब्रेसिंग। तो ये है वॉल,
ये जो सरफेस है पूरा ये है वॉल और ये है गेबल एंड ब्रेसिंग, गेबल वॉल, ये है गेबल एंड ब्रेसिंग। ये है कॉर्नर पोस्ट या फिर कॉर्नर कॉलम, सीसी जैसे कि हम पढ़े। ये ऊपर का जो पार्ट है ये है पोस्ट एंड बीम एंड फ्रेम, ओके, ये वाला पार्ट। एंड दिस इज द कॉन्टिन्यूअस बीम एंड फ्रेम, ओके। सो ये वाला मतलब के ये पोस्ट एंड बीम फ्रेम मतलब कि ये जो पूरा ये पार्ट है ये तो एक फ्रेम है ना, तो ये वाला फ्रेम को हम बताएंगे पोस्ट एंड बीम एंड फ्रेम। और ये वाला जो फ्रेम है इसको हम बताएंगे कॉन्टिन्यूअस बीम एंड फ्रेम। ये दोनों फ्रेम दिखने में अलग है थोड़ा, तो ये है हमारा कुछ स्पेसिफिकेशंस, ओके। अंटिल नाउ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग? अभी तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई? नहीं मैम, ठीक है।